अब हम देखते हैं वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज डन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो यहाँ पर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। तो ये जो मीडियम है यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज फॉलिंग ऑन द स्लिट हैविंग 0.45 सेपरेशन। The lower slit is covered by a thin sheet of thickness 10.4 micrometer and refractive index 1.5. The interference pattern is observed on the screen placed 1.5 meter as shown in the figure. तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमें दी हैं, पहले वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर तो एक मीडियम है, सबसे पहले इधर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने दिया हुआ है म्यू एम में, ले लेता हूँ इसको। और यहाँ पर जो हमारा स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू एस ले लेता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू एस ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें म्यू मीडियम की वैल्यू कितनी दी हुई है। म्यू मीडियम हमें दिया हुआ है 4/3। म्यू स्लैब हमें कितना दिया हुआ है, म्यू स्लैब हमें दिया हुआ है 1.5 या 3/2 भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर हमें दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है, कैपिटल डी स्मॉल डी। कैपिटल डी है हमारा सोर्स से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी है हमारा दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस, स्मॉल डी। कैपिटल डी हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 मीटर, ठीक है। और दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है 0.45 mm, 0.45 mm, ठीक है। वेवलेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ हमें दे रखी है 600 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमसे कुछ पार्ट पूछ रहा है, वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ये मीडियम हो गया, ये हमारा स्लैब हो गया। स्लैब की थिकनेस भी हम लिख लेते हैं। स्लैब की थिकनेस हमें दे रखी है 10.4 माइक्रोमीटर, स्लैब की थिकनेस हमें दे रखी है 10.4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज विद 0 पाथ डिफरेंस ऑन वाई एक्सिस। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमें लोकेशन बतानी है सेंट्रल मैक्सिमा की विद 0 पाथ डिफरेंस। तो फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज विद 0 पाथ डिफरेंस। तो यहां पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमारी कोई लाइट लेफ्ट से एंटर कर रही होगी, मतलब यहां से अगर मैं कोई लाइट इस पे गिराऊं, ठीक है, तो लाइट रे मीडियम में ट्रेवल करेगी और स्लैब से भी पास होगी, मीडियम से ट्रेवल करेगी और स्लैब से भी पास होगी। तो स्लैब से पास होने पर इस पे जो पाथ आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है। तो हमें मतलब लोअर पाथ बढ़ जाएगा। तो हमें अपर रे का पाथ बैलेंस करने के लिए, पाथ डिफरेंस 0 करने के लिए अपर रे को भी ज्यादा ट्रेवल कराना पड़ेगा। तो यहां पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि लाइट रे कुछ इस तरीके से मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इस प्रकार से लाइट रे मीडियम में ट्रेवल कर रही है और हमें किसी पोजीशन पर क्या मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा हमें यहां पर मिल रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा हमें यहां पर मिल रहा है। तो हमें यही पोजीशन y बतानी है, ये पोजीशन हमें y बतानी है। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पाथ डिफरेंस हमें मिलेगा, अपर रे का जो पाथ आएगा वो d sin थीटा आएगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये हमारा S1 सोर्स हो गया, ये हमारा S2 सोर्स हो गया। तो S1p माइनस S2p शुड बी इक्वल टू 0, है ना। तो पाथ डिफरेंस हमें क्या करना पड़ेगा, 0। ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो S1p इफेक्टिव, S1p इफेक्टिव माइनस S2p इफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, तभी हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा होगा। तो S1p माइनस S2p, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं S1p माइनस S2p। तो ये वाला जो पाथ आएगा उसमें हमें एक्स्ट्रा पाथ कौन सा भी ऐड करना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा पाथ हमें ऐड करना पड़ेगा माइनस म्यू स्लैब अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू टी। तो इस इफेक्टिव पाथ को हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन। S1p माइनस S2p को मैं क्या लिख सकता हूं, d साइन थीटा, d साइन थीटा यहाँ शुड बी इक्वल टू म्यू एस अपॉन म्यू एम
-1 इंटू टी, साइन थीटा को मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, tan थीटा को मैं y/d लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा μs अपॉन μm -1 इंटू टी। अब यहाँ पर थीटा में आपको बता देता हूँ थीटा कौन सा एंगल है भाई, ये वाला जो एंगल है हमारा थीटा है, ये वाला एंगल जो है हमारा थीटा। और यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस हमें मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है कि ये अगर थीटा है तो ये वाली जो लेंथ है अगर ये डी है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अगर ये डी है तो ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा होगा। तो पार्ट डिफरेंस आ गया डी साइन थीटा, जिसको हमने स्लैब वाले पार्ट डिफरेंस से बराबर कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर सारी वैल्यू रख दूं, म्यूएस रख दूं, म्यूएम रख दूं, टी रख दूं, थिकनेस रख दूं, तो मुझे स्मॉल डी रख दूं, कैपिटल डी रख दूं, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी 4.33 mm, 4.33 mm। अगला पार्ट हमें दे रखा है फाइंड द इंटेंसिटी एट ओ रिलेटिव टू मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमसे बोल रहा है फाइंड द इंटेंसिटी, फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट ओ। तो ओ पर हमें लाइट इंटेंसिटी बतानी है रिलेटिव टू मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी। तो ओ पर अगर मुझे मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इसको मैं सोचता हूं भाई। ओ वाले पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां से रे चली, इधर से रे चली, तो पार्ट डिफरेंस हमें क्या मिल रहा होगा यहां पर, पार्ट डिफरेंस, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ रिलेटिव टू मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी। तो ओ पॉइंट पे अगर मैं पार्ट डिफरेंस देखूं तो वो क्या होगा, म्यू स्लैब अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू टी। तो ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे वैल्यू मिलेगी पार्ट डिफरेंस जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना, मुझे वैल्यू मिलेगी। अगर मैं ये वैल्यू नीचे रखता हूं तो मुझे फेज डिफरेंस मिल जाएगा। तो फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू एस अपॉन म्यू एम -1 इंटू टी। तो ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया, ये हमारा फेज डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो मैंने पार्ट डिफरेंस पहले तो कैलकुलेट कर लिया, पार्ट डिफरेंस ओ पॉइंट पे देखा जाए तो इतना आएगा म्यू एस अपॉन म्यू एम -1 इंटू टी। फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो मैंने फेज डिफरेंस यहाँ पर ओ पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे चाहिए इंटेंसिटी इज टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमें पता है यार आई होता है आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। तो डेल फाई की वैल्यू अगर हमें मिल जाएगी तो डेल फाई बाय 2 हमें मिल जाएगा। तो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 13 पाई बाय 3, ठीक है, 13 पाई बाय 3। तो यहां पर अगर मैं रखता हूं वैल्यू तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, आई बराबर आई मैक्स, मतलब सारी वैल्यूज हमने लैम्डा की रख दी, म्यू एस की रख दी, म्यू एम की रख दी, टी की रख दी। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है 13 पाई बाय 3। तो इंटेंसिटी हमें क्या मिल जाएगी कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2 दैट इज 13 पाई बाय 6, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या होगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो कॉस स्क्वायर 2 पाई प्लस पाई बाय 6, तो इधर आ जाएगा आई मैक्स। तो इंटेंसिटी हमें क्या मिल रही होगी यहाँ पर भाई, ये वैल्यू आएगी √3/2, तो 3/4 टाइम्स आई मैक्स। तो ये आ जाएगा 3/4 टाइम्स आई मैक्स। तो ओ पॉइंट पर हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया, पार्ट डिफरेंस निकाल लिया। तो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है तो हमें फेज डिफरेंस मिल गया है, और फेज डिफरेंस मिल गया है तो हमने इंटेंसिटी निकाल ली है। तो हमसे पूछा था फाइंड द लाइट इंटेंसिटी एट ओ रिलेटेड टू द मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी, ठीक है, मतलब रिलेटेड टू मैक्सिमम फ्रिंज इंटेंसिटी वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अगला पार्ट हमसे बोल रहा है नाउ इफ 600 नैनोमीटर लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट ऑफ रेंज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर 600 नैनोमीटर लाइट को रिप्लेस कर दिया है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट से, मतलब मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है 400 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से
700 नैनोमीटर की लाइट से, ठीक है। तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट फॉर्म मैक्सिमा एट पॉइंट O। तो इस वेवलेंथ रेंज में किस वेवलेंथ के लिए मुझे मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं फिर से पार्ट डिफरेंस निकाल लेता हूं। तो पार्ट डिफरेंस मैं निकाल चुका हूं, जो कि कितना है, मैं थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। पार्ट डिफरेंस मैं निकाल चुका हूं, म्यू एस अपॉन म्यू एम माइनस 1 इंटू टी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, ठीक है, एन इंटू लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस ये हमारा है, एन इंटू लैम्डा है। तो इस पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सॉल्व करने पर वो आएगी 1300, है ना। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1300। तो अगर मैं यहाँ पर 1300 डिवाइडेड बाय एन कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगी, वेवलेंथ। और वेवलेंथ हमें किस रेंज में चाहिए, वेवलेंथ हमें 400 से 700 की रेंज में चाहिए। तो मैं यहाँ पर रेंज निकाल सकता हूँ, इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे वेवलेंथ सबसे पहले मिल जाएगी 650, ठीक है। कितनी मिल जाएगी, 650 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसको किस से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, तो मुझे 400 से 700 नैनोमीटर रेंज में चाहिए। तो अगर मैं इसको 1300 डिवाइडेड बाय 3 कर दूं तो वेवलेंथ हमारी क्या आ जाएगी, तो भी वेवलेंथ हमारी शायद इसी रेंज में आ जाएगी, 433.3 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैंने एक बार n की वैल्यू 2 रख दी, मैंने एक बार n की वैल्यू 3 रख दी। तो इस प्रकार से मुझे वेवलेंथ यहाँ पर मिल गई है, जो कि किस रेंज में आ रही है, 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में आ रही है। तो वो पूछता है कि अगर मैं वेवलेंथ बदल दूं तो किस वेवलेंथ के लिए मुझे मैक्सिमा मिलेगा। तो वेवलेंथ हमारी 2 इस प्रकार से आ सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, थिन स्लाइस इज कट आउट ऑफ अ ग्लास सिलेंडर along a plane parallel to its axis. The slice is placed on a flat surface. The observed interference fringes from this combination shall be, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट से मतलब ये क्या है, इन्होंने एक सिलेंडर लिया है और सिलेंडर को इस तरह से कट कर दिया है। ये पूरा किसी मटेरियल का है, अगर मैंने इसको ऐसे कट कर दिया और हॉरिजॉन्टली रख दिया यहाँ पर, तो हमें फ्रिंजेस का शेप पूछ रहा है। इस पे हम लाइट गिरा रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि इसका जो अपर फेस है वो इस प्रकार से नजर आएगा, अपर फेस इस प्रकार से नजर आएगा। तो अगर मैं वो पाथ सोचूं जहां पर पाथ डिफरेंस सेम रहेगा, ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ होता है हमारा म्यू टाइम ज्योमेट्रिकल पाथ। तो देखो हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस वाली लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग और इस वाली लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा पाथ डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यहां पर एक जैसी फ्रिंजेस बनेगी, यहां पर और यहां पर हमारा पाथ डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहां पर भी एक जैसी फ्रिंजेस बनेगी, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पूरे पाथ के लिए एक जैसा पाथ डिफरेंस आएगा। तो यहां पर फ्रिंजेस कैसी बनेगी, स्ट्रेट फ्रिंजेस बनेगी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रिंजेस कैसी बनेगी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे फ्रिंजेस विल बी स्ट्रेट। फ्रिंजेस कैसी बन रही होगी, स्ट्रेट, ठीक है। सर्कुलर नहीं बन रही है, इक्वली स्पेस्ड नहीं है, ठीक है। हैविंग फ्रिंज स्पेसिंग विच इंक्रीजेस एज वी गो आउटवर्ड्स, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर बाहर की ओर जाते हैं तो ये जो फ्रिंज डिस्टेंस है वो भी कम होता जाता है। फ्रिंज डिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, वो बढ़ता नहीं है, कम होता जाता है, ठीक है। तो फ्रिंजेस बेसिकली हमसे पूछा था फ्रिंजेस कैसी है, तो फ्रिंजेस यहाँ पर स्ट्रेट है, और जैसे जैसे हम बाहर की ओर जा रहे हैं तो जो हमारा दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्लोप है वो यहाँ पर जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो स्लोप के बदलने से हमारी फ्रिंजेस क्या होती जा रही है, डिक्रीज होता जा रहा है हमारा डिस्टेंस फ्रिंजेस का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये आंसर देख सकते हैं कि फ्रिंजेस कैसी बन रही है, स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ थिकनेस t and refractive index 1.8. Light of wavelength lambda is traveling in air is incident normally on the layer. It is partially reflected at the upper and the lower surface of the layer and the two reflected rays interface. Write the condition for their constructive interference. Lambda is 648 nanometer. Obtain the least value of t for which the rays interfere constructively. मतलब ये हमसे बोल रहा है कि एक क्या है, ग्लास प्लेट है, इसके ऊपर मैंने एक लेयर की कोटिंग कर दी है और मैं लाइट रे गिरा रहा हूँ।
तो हम जानते हैं कि इस लाइट रे को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक लाइट रे जो कि ऐसे अंदर से वापस लौट कर आएगी, अंदर से ऐसे वापस लौट के आएगी, ठीक है, और एक रे सरफेस से ही रिफ्लेक्ट करके आ जाएगी, एक रे सरफेस से ही रिफ्लेक्ट करके आ जाएगी। तो बेसिकली हम यहाँ पर दो रेज ले चुके हैं, एक तो जो मीडियम में ट्रैवल कर रही है, एक तो जो मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इसको मैं फिर से बनाकर दिखा देता हूं एक बार। मतलब एक रे तो जो पहले सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई और एक रे ऐसे ट्रैवल मीडियम में ट्रैवल करके वापस आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने थिकनेस ली है वो कितनी ली है, टी ली है, ठीक है। ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये हमारी ग्लास प्लेट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट नॉर्मली, गिरा रहे हैं, वेवलेंथ दे रखी है यहाँ पे 648 नैनोमीटर। तो ऑब्टेन द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द रेस इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहली रे तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो जब भी रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होता है तो हमें याद है कि यहाँ पर कितना पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, λ/2 का, ठीक है। जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है तो π/2 का पार्ट डिफरेंस आ जाता है, λ/2 का पार्ट डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड वाली रे रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट कर रही है तो यहाँ कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर मैं सेकेंड रे को देखूं तो सेकेंड रे कितना ट्रेवल करी, ट्वाइस म्यू टी, और फर्स्ट रे में कितना पाथ आया, λ/2। मुझे क्या चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मैं इसको n लैम्डा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, n + 1/2 इंटू लैम्डा, इसको मैं 2 म्यू से डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे थिकनेस मिनिमम चाहिए, मिनिमम थिकनेस के लिए मैं n को 0 रखता हूँ, तो मुझे थिकनेस क्या मिलेगी, मिनिमम। तो मिनिमम थिकनेस के लिए आ जाएगा λ/4 म्यू, ठीक है। म्यू कौन सा रखना है हमें, म्यू लेना है 1.8, ठीक है। म्यू हमें क्या लेना है, 1.8, तो म्यू को 1.8 रखता हूँ, लैम्डा हमें रखना है 648। तो इसको सॉल्व कर कर हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, टी की मिनिमम थिकनेस हमें मिल जाएगी 90 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 90 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I interfere to produce a fringe pattern on the screen. The phase difference between the beams is π/2 at point A. इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं I + 4I + 2 इंटू 2I cos π/2, ठीक है। तो इंटेंसिटी मतलब मैंने फॉर्मूला लगाया I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi, तो इंटेंसिटी हमें क्या मिल गई, 5I। सिमिलरली बी पॉइंट पर कितना दिया हुआ है, फेज डिफरेंस हमें दिया हुआ है पाई, ठीक है। तो मैं पाई रख देता हूं, I + 4I + 2 इंटू 2 इंटू I इंटू कॉस पाई। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी हमें, I। द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज एट A and B, तो हमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो IA - IB हमें क्या मिल जाएगा, 5I - I दैट इज 4। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 12 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड टू बी फॉर्म्ड इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑन द स्क्रीन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज्ड। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज टू 400 नैनोमीटर, नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम क्या लिख सकते हैं भाई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 12 फ्रिंजेस हमें मिल रही है किसी सर्टेन सेगमेंट में, जब लाइट वेवलेंथ हमने कितनी यूज करी, 600। तो हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं भाई, किसी भी वाई डिस्टेंस में अगर मुझे 12 मैक्सिमम मिल रहे हैं तो मैं m लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d लिख सकता हूँ, है ना। किसी सर्टेन डिस्टेंस y में मुझे m मैक्सिमास मिले, m मिनिमास मिले, है ना, और वेवलेंथ जब मैंने λ1 यूज करी, तो अगर मैंने वेवलेंथ चेंज कर दी है कितने में 400 नैनोमीटर कर दिए, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमसे पूछी जा रही है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ n λ2 D/d। तो सवाल में हमसे यहाँ पर n पूछा जा रहा है, m हमारे पास कितना है 12, λ1 हमारे पास कितना है 600,
लैम्डा 2 हमारे पास कितना है 400, हमसे यहाँ पे सवाल में n की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसको मैं सॉल्व करके कितना लिख सकता हूँ, तो इधर आ जाएगा 18, फ्रिंजेस विल बी 18। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है इन द एडजेसेंट डायग्राम CP रिप्रेजेंट अ वेव फ्रंट एंड AO एंड BP द कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेस। तो हमें दो रेस दे रखी है AO और दूसरी रेस हमें दे रखी है BP। फाइंड द कंडीशन ऑफ थीटा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P between the ray BP and the reflected ray OP। तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालनी है P पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं कि ये जो हमारा PC है, तो ये हमारा एक वेव फ्रंट है। तो अगर ये हमारा वेव फ्रंट है तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि एक वेव तो हमारी डायरेक्टली जो ये वाली वेव है तो डायरेक्टली यहाँ आ रही है, और अगर ये वेव फ्रंट है तो इस वाली वेव ने तो कोई पार्ट ट्रैवल नहीं किया, लेकिन जो सेकंड वाली वेव है वो कितना पार्ट ट्रैवल कर रही है, एक तो ये वाला पार्ट ट्रैवल कर रही है और एक ये वाला पार्ट ट्रैवल कर रही है। तो अगर मैंने ये पूरा पाथ निकाल लिया और मुझे कंडीशन कौन सी निकालनी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है, लैम्डा होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है वो लैम्डा होता है। तो पार्ट डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, CO और OP। CO ये जो वेव है ट्रैवल कर रही है CO और OP, तो CO और OP की लेंथ ही हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये वाली लेंथ मेरी D है, ठीक है, तो ये वाली लेंथ मेरी कितनी होगी, D sec थीटा। तो मेरी OP जो लेंथ होगी वो D sec थीटा होगी। अगर मेरी OP लेंथ D sec थीटा होगी तो मेरी जो OC लेंथ होगी वो कितनी होगी, D sec थीटा cos 2 थीटा, D sec थीटा cos 2 थीटा। तो ये जो हमारी वेव है जिसको मैंने येलो कलर से बना के दिखाया है, वो टोटल कितना पार्ट ट्रैवल कर रही है, CO प्लस OP। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, D sec थीटा cos 2 थीटा प्लस D sec थीटा। इसको मैं लैम्डा के बराबर रख देता हूं। अगर मैं इसमें से D sec थीटा कॉमन ले लूं तो 1 प्लस cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर लैम्डा, 2 cos थीटा बराबर लैम्डा। 1 प्लस cos 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा। sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 2 थीटा। एक और बात हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, एक और बात हम क्या देख रहे हैं कि जो वेव है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ पर हमें कितना पार्ट डिफरेंस और ऐड करना पड़ेगा, लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस और ऐड करना पड़ेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लैम्डा बाय 2 पाथ हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो क्योंकि ये लाइट वेव है और लाइट वेव जब भी किसी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो वो पलट जाती है, तो हम लैम्डा बाय 2 का एक्स्ट्रा फेज ऐड करते हैं, हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने लैम्डा बाय 2 का एक्स्ट्रा फेज ऐड कर दिया, तो इधर लैम्डा बाय 2 आ गया, सेक थीटा से मैं कॉस थीटा कैंसिल कर देता हूँ, तो इधर मेरे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा अपॉन 4d। तो ये हमारा क्या आ गया है, कॉस थीटा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाने वाला है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाने वाला है। तो यहाँ पर हम ये बात सीख पा रहे हैं कि जब भी लाइट वेव किसी रिजिड बाउंड्री से टकराएगी तो हमें लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस यहाँ पर ऐड करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर वर यूज्ड। मतलब मैंने एक YDAC सेटअप में 2 वेवलेंथ यूज की है, 500 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। What is the minimum distance from the central maxima where their maximas will coincide? तो दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड होने चाहिए। तो अगर दो मैक्सिमा कोइंसाइड हो रहे हैं तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं, किसी डिस्टेंस y पर कोइंसाइड हो रहे हैं, तो m लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, इसको मैं लैम्डा 1 कर देता हूँ, बराबर n लैम्डा 2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। मतलब हमने ऐसा माना कि स्क्रीन में स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट से अगर मैं किसी वाइड डिस्टेंस पर जाता हूं तो दोनों वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमा है वो कोइंसाइड करेंगे। अगर दोनों मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं
तो हमें मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर देयर मैक्सिमा विल कोइंसाइड, तो हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर m और n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा 1 की वैल्यू हमें मिल रही है 500 और लैम्डा 2 की वैल्यू हमें मिल रही है 700। तो m अपॉन n हमें क्या मिल रहा है 7/5, 7/5 m अपॉन n हमें मिल रहा है 7/5। तो अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू यहाँ पर रख दूं, लैम्डा 1 रख दूं, स्मॉल d रख दूं और मैं y कैलकुलेट करूं, तो m लैम्डा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d, सारी वैल्यू हमें दी हुई है कैपिटल D बाय स्मॉल d, 10 की पावर 3 दिया हुआ है, तो इसको मैं 10 की पावर 3 रख देता हूँ। m हमें कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, लैम्डा 1 हमें कितना मिल रहा है 500, ठीक है। नैनोमीटर इज 10 की पावर -9 y, तो y की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल जाने वाली है 3500 इंटू 10 की पावर -6, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3.5 mm। तो यहां पर आंसर हमें y का क्या मिल जाएगा 3.5 mm। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो हमें एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 4i cos स्क्वायर del phi बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो मैं इस इंटेंसिटी को 1/4 कर देता हूं, तो ये आई आ जाएगा। भाई मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें पता है 4i होती है, तो इसकी 1/4 दैट इज आई आ गई। तो आई बराबर 4i cos स्क्वायर del phi बाय 2। तो del phi बाय 2 की वैल्यू cos del phi बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। cos del phi बाय 2 की अगर वैल्यू 1/2 आ गई है, तो del phi बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम पाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो del phi हमारा कितना आ गया 2 पाई बाय 3, del phi हमें कितना मिल गया 2 पाई बाय 3। del phi को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई बाय 3। तो पार्ट डिफरेंस हमें मिल जाएगा यहाँ पर लैम्डा बाय 3, पार्ट डिफरेंस हमें क्या मिल जाएगा लैम्डा बाय 3। अब हमें एंगुलर पोजीशन पूछी जा रही है, पार्ट डिफरेंस बराबर डी साइन थीटा, मतलब अगर हमें पॉइंट की एंगुलर पोजीशन निकालनी है तो पार्ट डिफरेंस को हमें डी साइन थीटा लिखना पड़ेगा, डी साइन थीटा लिखना पड़ेगा। पार्ट डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 3 बराबर डी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी लैम्डा अपॉन 3d। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 3d। तो करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है थीटा बराबर साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन 3d। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट विड्थ इज d व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड। तो इंटरफेरेंस नहीं होगा, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी, फ्रिंज विड्थ घटेगी, फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट रहेगी। तो अब ये क्या कर रहा है YDAC को मॉडिफाई कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गिरा रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन गिरा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें पता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है लैम्डा होता है h/mv, ठीक है। यहाँ पर p को या mv को हम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारी फ्रिंज विड्थ होती है, फ्रिंज विड्थ को हम लिख सकते हैं लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। भाई इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, तभी तो ये हम इक्वेशन लिख पा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसकी इतनी है, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ है तो वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वेव की तरह बिहेव करेगा तो हमें इंटरफेरेंस स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर फ्रिंज विड्थ लिख सकते हैं लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। अब ये हमसे बोल रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूँ, अगर मैं वेलोसिटी को बढ़ाता हूँ तो लैम्डा घटेगा, और अगर लैम्डा घटेगा तो बीटा घटेगा। तो अगर लैम्डा घट गया तो बीटा घट गया, तो यहाँ पे फ्रिंज विड्थ क्या होगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन हमें हमारे सामने इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है इसको सोचते हैं जरा। ये बोल रहा था फिगर शोज अ सरफेस XY सेपरेटिंग टू मीडिया। भाई ये एक सरफेस है तो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। द लाइन AB एंड CD रिप्रेजेंट वेव फ्रंट ऑफ
लाइट वेव ट्रैवलिंग इन मीडियम 1। तो ये मीडियम 1 है जिसमें हमारा एक वेव फ्रंट ए बी दे रखा है, दूसरा वेव फ्रंट सी डी दे रखा है। द लाइंस ई एफ एंड जी एस रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट ऑफ लाइट वेव इन मीडियम 2। तो यहाँ पे ई एफ और जी एच जो है वो वेव फ्रंट मीडियम, ई एफ और जी एच जो है वो सेकेंड मीडियम में वेव फ्रंट को बता रहा है, सेकेंड मीडियम में वेव फ्रंट को बता रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ कि अगर मैं इंसिडेंट वेव बनाऊं तो इंसिडेंट वेव मुझे इस प्रकार से बनानी पड़ेगी। तो मैंने इसको एंगल आई बोल दिया, मैंने इसको क्या बोल दिया, एंगल आई बोल दिया, ठीक है। यहां पर भी मैं क्या करता हूं कि तो ये मेरी क्या हो गई है, इंसिडेंट वेव हो गई है, ये मेरी इंसिडेंट वेव हो गई है, ठीक है। ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं यहाँ पर एक और नॉर्मल बना देता हूँ, बिकॉज ये नॉर्मल पैरेलल ही होगी। तो यहाँ पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला सरफेस है, ठीक है, सेकंड वाला जो सरफेस है, ठीक है, सेकंड वाले सरफेस पे हम वेव रिफ्रैक्टेड वेव ऐसे बनाएंगे, रिफ्रैक्टेड वेव ऐसे बनाएंगे। तो रिफ्रैक्टेड वेव ऐसे बनाएंगे तो हमें यहाँ पे फिर से नॉर्मल बना के आर कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा, आर कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है, आर कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो हमारा एंगल आर है, भाई हमारा जो एंगल आर है वो आई के कंपैरिजन में क्या है, आई के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो हमारा जो एंगल आर है वो आई के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो कुछ ऑप्शंस हम इस पे चेक करते हैं। ये मेरी इंसिडेंट वेव हो गई, ये मेरी रिफ्रैक्टेड वेव हो गई, ये मेरे इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गए, ये मेरे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गए। तो यहाँ पर लाइट ट्रेवल्स एज अ पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, convergent beam in each medium, divergent beam in each medium, divergent beam in one medium and convergent beam in one medium। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों मीडियम में जो वेव फ्रंट है वो प्लेनर है। तो वेव फ्रंट प्लेनर है तो लाइट बीम क्या होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। तो दोनों मीडियम में लाइट बीम क्या रहेगी, पैरेलल बीम, लाइट क्या रहेगी, पैरेलल बीम की तरह हमें लाइट को ट्रेवल करवाना पड़ेगा। The phases of the light at C, D, E, F are C, D, E, F, phi, C, phi D, phi E, phi F respectively. It is given that phi C is not equal to phi F. Phi C, phi F के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको फेज बता देता हूँ। phi C, phi F के बराबर नहीं है, मतलब इन दोनों वेव का फेज सेम नहीं है, ठीक है, इन दोनों वेव का फेज सेम नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि वेव फ्रंट वो पॉइंट होते हैं, वेव फ्रंट वो पॉइंट्स के लोकस होते हैं जो सब सेम फेज में, मतलब यहाँ पर डी और सी का फेज सेम होगा, बी और ए का फेज सेम होगा, एफ और ई का फेज सेम होगा, एच और जी का फेज सेम होगा। मतलब सेम वेव फ्रंट पर लाए करने वाले जो पॉइंट्स हैं उनका फेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये चीज भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये जो हमारे आई की वैल्यू है वो आर की वैल्यू से ज्यादा है, आई की वैल्यू आर की वैल्यू से ज्यादा है। अगर आई की वैल्यू आर की वैल्यू से ज्यादा है तो मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये μ1 ये μ2, तो डेंसर मीडियम में लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो ये मीडियम डेंसर होना चाहिए और ये मीडियम रेयरर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि phi c कैनॉट बी इक्वल टू phi d। तो हम चेक करते हैं phi c कैनॉट बी इक्वल टू phi d, बिल्कुल गलत है। phi c और phi d तो इक्वल है, phi c और phi d क्या है, इक्वल है, बिकॉज सेम वेव फ्रंट पे लाइव करने वाले पॉइंट सेम फेज में रहते हैं। अगला हमें दे रखा है phi d इज इक्वल टू phi e, phi d इज इक्वल टू phi e, बिल्कुल गलत, अलग अलग वेव फ्रंट है। तो phi c इज नॉट इक्वल टू, क्या दे रखा था एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ये दे रखा था phi d कैन बी इक्वल टू phi e, phi d कैन बी इक्वल टू phi e, phi d कैन बी इक्वल टू phi e। तो phi d phi e के इक्वल नहीं है, ये भी हम देख सकते हैं, दोनों अलग अलग वेव फ्रंट है तो phi d और phi e इक्वल नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, phi d माइनस phi f इज इक्वल टू phi c माइनस phi e, phi d माइनस phi f
फाई डी माइनस फाई एफ इज इक्वल टू फाई सी माइनस फाई ई। तो हम बोल सकते हैं कि फाई डी माइनस फाई एफ इज इक्वल टू फाई सी माइनस फाई ई। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं हम कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि फाई डी और फाई सी सेम फेज में है, फाई डी और फाई सी सेम फेज में, और फाई एफ और फाई ए भी सेम फेज में, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमें दे रखा है फाई डी माइनस फाई सी इज नॉट इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई ई। तो फाई डी माइनस फाई सी इज नॉट इक्वल टू फाई एफ माइनस फाई ई। तो फाई एफ माइनस फाई ई, फाई डी माइनस फाई सी, फाई एफ माइनस फाई ई, तो ये तो इक्वल है, इसने नॉट इक्वल दे रखा है, तो लास्ट ऑप्शन भी क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी। स्पीड ऑफ लाइट सेम इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, लार्जर इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, लार्जर इन मीडियम 2 देन इन मीडियम 1, डिफरेंट एट बी एंड डी। तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में आर की वैल्यू कम हो गई है, तो डेंसर मीडियम में जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ स्पीड लेस होगी, यहाँ स्पीड मोर होगी। तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, लार्जर इन मीडियम 1 देन इन मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इज लार्जर इन मीडियम 1 देन इन मीडियम 2। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज डी एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज 4 times द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन स्लिट 2। तो यहाँ पर हमें पहली लाइट की इंटेंसिटी 4i दे रखी है, दूसरी लाइट की इंटेंसिटी i दे रखी है। मतलब दोनों स्लिट पर जो लाइट गिर रही है, एक की इंटेंसिटी 4i है, एक की इंटेंसिटी i है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज d। दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन d है और वेवलेंथ यहाँ पर लैम्डा है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज 4 times द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 2। तो हमें ऑप्शन यहाँ पर चेक करना है। ये बोल रहा है अगर d लैम्डा के बराबर है तो द स्क्रीन विल कंटेन 1 मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि d साइन थीटा क्या होता है, n लैम्डा। तो अगर d साइन थीटा n लैम्डा के बराबर होता है और d की वैल्यू इसने लैम्डा के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पर अगर हम थीटा को 90 रख दे, ठीक है, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1। मतलब हमें द स्क्रीन विल कंटेन ओनली 1 मैक्सिमम। तो यहां पर हमें दे रखा है द स्क्रीन विल कंटेन ओनली 1 मैक्सिमम। तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि स्क्रीन पर ओनली एक मैक्सिमा होगा। तो अगर मैं 90 वाले मैक्सिमा को एक्सक्लूड कर दूं तो सेंट्रल मैक्सिमा ही हमारा एक मैक्सिमा होगा। द स्क्रीन विल कंटेन ओनली 1 मैक्सिमा, तो स्क्रीन पर केवल एक सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिलेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा हमें मिलेगा, स्क्रीन विल कंटेन ओनली 1 मैक्सिमा। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, इफ d is lying between lambda and 2 lambda, at least one more maxima besides the central maxima will be observed on the screen। अगर d की वैल्यू किसके बीच में लाया कर रही है, लैम्डा से 2 लैम्डा के बीच में लाया कर रही है, ठीक है, at least one more maxima besides the central maxima will be observed on the screen। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि d is lying between lambda and 2 lambda। तो d यहाँ पर लाया कर रहा है किसके बीच में, लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में। तो d अगर लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में लाया कर रहा है, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू 1 रख दूं तो n की वैल्यू मेरी किसके बीच में लाया करेगी, n की वैल्यू मेरी लाया करेगी 1 से 2 के बीच में। n की वैल्यू मेरी लाया करेगी 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो अगर हम यहां पर एटलीस्ट 1 मोर मैक्सिमा विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में हमें एक और मैक्सिमा मिल जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। मतलब n की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 से
2 के बीच में मिल रही है, तो हमें एक और मैक्सिमा यहाँ पर मिल जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज रिड्यूस्ड so that it becomes equal to that of slit 2, the intensities of observed dark and bright fringes will increase। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी वो कितनी थी 4i, और जो मिनिमम इंटेंसिटी हमारी थी वो कितनी थी 0। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, मतलब अगर हम दोनों इंटेंसिटी सेम लेते हैं, अगर हम दोनों इंटेंसिटी सेम लेते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी 4i होती और मिनिमम इंटेंसिटी हमारी 0 होती। लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है कि पहली इंटेंसिटी हमें i लेनी है, दूसरी 4i लेनी है, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi, 2 इंटू 2i cos phi, मतलब इसको मैं 1 रख देता हूं, तो क्या मिलेगा हमें भाई, इस प्रकार से कुछ इंटेंसिटी मिल जाएगी। मतलब हम ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको कैसे लिख लेते हैं, मतलब जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रही होगी वो हमें क्या मिल रही होगी, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर, ठीक है। और मिनिमम इंटेंसिटी हमें क्या मिल रही होगी, रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर, रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर, ठीक है। रूट i1 प्लस ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, ये मिनिमम इंटेंसिटी हो गई, दोनों को मैं सॉल्व करता हूं तो यहां पर मुझे मिल रहा है 9i, यहां पर मुझे कितना मिल रहा है i, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज रिड्यूस्ड सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 2, अगर मैं दोनों की इंटेंसिटी बराबर कर दूं तो मुझे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी ऐसे मिलती, द इंटेंसिटी ऑब्जर्व्ड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल इंक्रीज। तो हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है वो घटी है और मिनिमा की जो इंटेंसिटी है वो भी घटी है। अगर मैंने दोनों इंटेंसिटी को सेम कर दिया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो बड़ी है और मिनिमम इंटेंसिटी घटी है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। If the intensity of light falling on slit 2 is increased, intensity of light falling on slit 2 is increased so that becomes equal to that of slit 1। तो अब मैं ऐसा कर देता हूं कि अगर मैं दोनों इंटेंसिटीज को i1 और i2 दोनों को 4i कर दूं, अगर मैं दोनों इंटेंसिटीज को 4i कर दूं तो पहले जो हमारी इंटेंसिटी, अब जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, अब जो हमारी मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, तो अब जो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी वो 4 टाइम्स 4i दैट इज 16i आ जाएगी और मिनिमम इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो लाइट ऑफ स्लिट 2 इंटेंसिटी, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ स्लिट 2 जो हमने बढ़ा दी है and becomes equal to that of slit 1, intensity of observed and bright and dark fringes will increase। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज, मैक्सिमम इंटेंसिटी तो बढ़ी है बट मिनिमम इंटेंसिटी घटी है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 सिचुएशन दे रखी हैं YDSE वाली। S1 S2 यहाँ पर स्लिट है, S1 P0 S2 P0 की वैल्यू बराबर है S1 P1 माइनस S2 P1 की वैल्यू λ/4 है और S1 P2 माइनस S2 P2 यहाँ पे λ/3 है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, टी यहाँ पर शीट की थिकनेस है और शीट को मैंने S2 के सामने रखा है। थिकनेस, जो शीट की थिकनेस है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग है, तो फेज डिफरेंस ऑफ लाइट को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 ऑप्शन में से मैच कॉलम 1 को हमें कॉलम 2 से मैच कराना है। तो यहाँ पर फर्स्ट अरेंजमेंट हमें दे रखा है, तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ डेल्टा पी नॉट, तो डेल्टा पी नॉट मेरा 0 आने वाला है, डेल पी नॉट मेरा 0 आने वाला है, तो इंटेंसिटी मेरी यहाँ पर आने वाली है 4i। ये मैं नेट इंटेंसिटी लिख रहा हूँ कहाँ पर, पी नॉट पर, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, डेल फाई होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और आई नेट होता है 4i कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2। ठीक है, अगर मैं P1 पे कैलकुलेट करूं तो P1 पर जो मेरी पार्ट डिफरेंस आने वाला है वो लैम्डा बाय 4 आने वाला है। अगर मैं P2 पे कैलकुलेट करूं तो P2 पे मेरा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 3 आने वाला है। तो यहाँ पे मेरा फेज डिफरेंस आने वाला है पाई बाय 2, यहाँ पे मेरा फेज डिफरेंस आने वाला है पाई बाय 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। तो इंटेंसिटी नेट मेरी P1 पर कितनी आने वाली है और इंटेंसिटी नेट मेरी P2 पर कितने आने वाली है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी आने वाली है मेरी 2i, और यहाँ पर इंटेंसिटी आने वाली है मेरी i। ठीक है, इंटेंसिटी मतलब ये वाला फॉर्मूला जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरी इंटेंसिटी मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन अगर मैं मैच कर रहा हूँ तो ए किससे मैच करेगा ये हम देखते हैं। तो डेल्टा पी नॉट 0 आ रहा है। ठीक है, डेल्टा पी वन 0 नहीं आ रहा है। आई पी वन 0 नहीं आ रहा है। आई पी नॉट आई पी वन से बड़ा है, तो ऐसा आंसर आ रहा है। आई पी टू आई पी वन से बड़ा नहीं। सेकेंड पार्ट पे हम चलते हैं। पार्ट डिफरेंस अगर हमें यहाँ पे लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, S1P माइनस S2P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये हमारा पार्ट डिफरेंस आने वाला है। अगर ये पार्ट डिफरेंस आने वाला है तो S1P माइनस S2P को सेकेंड पार्ट के लिए हम देखते हैं। तो डेल पी नॉट मेरा कितना आएगा, माइनस लैम्डा बाय 4, क्योंकि इस केस के लिए जो म्यू माइनस 1 टी की वैल्यू है वो है लैम्डा बाय 4। इस वाले केस के लिए म्यू माइनस 1 टी की जो वैल्यू है वो लैम्डा बाय 4। तो डेल्टा पी नॉट में फटाफट निकाल लेता हूँ। डेल्टा पी नॉट मेरा कितना आएगा, माइनस पाई बाय 2। इंटेंसिटी मेरी कितनी आएगी, 2i। अगर मैं डेल्टा P1 कैलकुलेट करूं तो डेल्टा P1 मुझे निकालना है। S1P माइनस S2P की वैल्यू अब P1 पर लैम्डा बाय 4 है। लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 0, तो डेल्टा P1 0। आई P1 हमें कैलकुलेट करना है, तो cos 0 इज 1, इंटेंसिटी इज 4 है। ठीक है, अगर मैं डेल्टा P2 कैलकुलेट करूं तो डेल्टा P2 की वैल्यू मेरे पास आएगी, डेल्टा P2 की वैल्यू मेरे पास आएगी लैम्डा बाय 3 माइनस लैम्डा बाय 4, जो कि देगा लैम्डा बाय 12। तो डेल P2 आ जाएगा लैम्डा बाय 12। तो डेल P2, ये तो डेल्टा था, अब मैं डेल निकाल रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, लैम्डा से डिवाइड करता हूँ, तो पाई बाय 6 कुछ आने वाला है, पाई बाय 6 कुछ आने वाला है। तो इंटेंसिटी अगर मैं निकालूँ तो यहाँ पे आएगी 3.75 आई। दिस इज इंटेंसिटी एट P2। ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो डेल पी नॉट 0, डेल पी नॉट 0 नहीं है, डेल P1 0 है, तो Q इसका मैच कर रहा है। आई P1 0 नहीं है, आई पी नॉट आई P1 से बड़ा, आई पी नॉट आई P1 से बड़ा नहीं है, आई P2 आई P1 से बड़ा नहीं। अगला पार्ट हम चेक कर लेते हैं। अब म्यू माइनस 1 टी की वैल्यू जो है इस वाले पार्ट के लिए वो कितनी है, लैम्डा। म्यू माइनस 1 टी की जो वैल्यू है वो है लैम्डा बाय 2। इस वाले पार्ट के लिए वैल्यू है लैम्डा बाय 2। तो डेल पी नॉट में निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर लैम्डा बाय 2 रखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2। डेल्टा पी नॉट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आने वाला है, माइनस पाई। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितने आने वाली है, इंटेंसिटी आने वाली है, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ इस फॉर्मूले में डेल फाई, डेल की वैल्यू पाई रख दूँ, cos 90 डिग्री 0, इंटेंसिटी आने वाली है 0। अगला पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं, डेल P1 निकाल लेते हैं फटाफट। डेल P1 S1P माइनस S2P इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 2 इज माइनस लैम्डा बाय 4। डेल P1 इज माइनस पाई बाई 2। इंटेंसिटी अगर मैं निकालूं तो आ जाएगी 2i।
यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ डेल P2 क्या आने वाला है, S1P माइनस S2P लैम्डा बाय 3 माइनस लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 3 माइनस लैम्डा बाय 2, तो लैम्डा बाय 3 माइनस लैम्डा बाय 2 यहाँ पे मैं करता हूँ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लैम्डा बाय 6, तो डेल P2 मेरा आने वाला है माइनस लैम्डा बाय 6। अगर मैं डेल P2, ये तो मेरा पाथ था, अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा, माइनस पाई बाई 3। इंटेंसिटी अगर मैं P2 पे कैलकुलेट करूंगा तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 3i, है ना, क्योंकि ये 30 डिग्री एंगल है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी आएगी 3i। ठीक है, आंसर हम चेक कर लेते हैं। डेल P0 0, डेल P0 0 नहीं है, डेल P1 0, डेल P1 0 नहीं है, IP1 0, IP1 0 नहीं है, IP0 इज ग्रेटर देन, IP0 इज ग्रेटर देन IP1 नहीं है, IP2 इज ग्रेटर देन IP1, तो आंसर केवल यहाँ पर TR है। ठीक है, आंसर केवल यहाँ पर TR है। अगला पार्ट हम चेक करते हैं, डेल P0 आएगा हमारा यहाँ पर -3 लैम्डा बाय 4, डेल्टा P0 अगर मैं निकालूं तो -3 पाई बाय 2, इंटेंसिटी अगर मैं P0 पे निकालूं तो कितनी आ जाएगी, 2i। डेल्टा P1 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा, पार्ट डिफरेंस आ रहा है S1P माइनस S2P लैम्डा बाय 4 -3 लैम्डा बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा बाय 2, तो डेल P1 कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस पाई आने वाला है। IP1 कितना आने वाला है, यहाँ पर 0 आने वाला है, IP1 यहाँ पर 0 आने वाला है। अगर मैं डेल्टा P2 कैलकुलेट करूं तो क्या लिखूंगा, लैम्डा बाय 3 -3 लैम्डा बाय 4 -5 लैम्डा अपॉन 12, तो डेल्टा आ जाएगा -5 लैम्डा 5 पाई -5 पाई अपॉन 12 -5 पाई अपॉन 6 -5 पाई अपॉन 6, तो इंटेंसिटी P2 पर कितनी आ जाएगी, 0.26 i, 0.26 i। तो यहाँ पर आंसर हम चेक कर लेते हैं, आंसर क्या है, डेल P0 0, डेल P0 0 नहीं है, डेल P1 0, डेल P1 0, डेल P1 0 भी नहीं है, IP1 0, IP1 0 है, IP0 IP1 से बड़ा, तो IP0 IP1 से बड़ा है, IP2 IP1 से, IP2 IP1 से बड़ा, तो आंसर यहाँ पे आ रहे हैं RST। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से हमें फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है और पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है और इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है अगर हमने यहाँ पर स्लैब सामने रख दिया है तो ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर JEE एडवांस एग्जामिनेशन।